हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संसिद्धि सिविल सर्विसेज पर। दोस्त, हम लोग आज से भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक को शुरू करने वाले हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ है इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं संवैधानिक विकास और संविधान के बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग बात करते हैं संविधान। संविधान का मतलब क्या है? देखिए, ये संस्कृत का दो वर्ड है हिंदी का। एक है सम और दूसरा है विधान। सॉरी, सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। विधान का मतलब आप सबको पता है, विधान का मतलब होता है कानून। तो संविधान का अर्थ है कि एक ऐसा मूल सिद्धांत या कानून या नियम जिसके द्वारा कोई भी देश, मतलब राष्ट्र या राज्य, संस्था, संगठन, निकाय या लोगों का समूह शासित होता हो। ठीक है, संविधान या नियम जो होता है वो सबसे ऊपर होता है और सभी लोगों को उसके दायरे में रह करके काम करना होता है। तो बात करते हैं हम लोग कि दुनिया में सबसे पहले संविधान को अपनाया कौन है ना। तो देखिए, कहा जाता है द मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड को, है ना। इंग्लैंड को संविधान की जननी कहा जाता है। ठीक है, फिर एक टर्म है हाँ, कि दुनिया में पहली बार लिखित संविधान अपनाने वाला देश। तो दुनिया में पहली बार लिखित संविधान अपनाने वाला देश यूएसए है, एज यू नो, है ना। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान का बात करें हम लोग तो ये है आपका भारत। ठीक है, जो काफी बड़ा संविधान है और भारत के संविधान का बड़ा होने का कुछ कारण भी है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट अभी आप लोग ये जान लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है वो हमारे देश भारत का है। यहीं पर बात आता है कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान। तो देखिए, दो नाम आता है यहाँ पर। एक, अगर बड़ा कंट्री का बात किया जाए तो उसमें जापान है। जापान का संविधान सबसे छोटा संविधान माना जाता है। लगभग 4000 वर्ड उसके संविधान में है। बट इसके बावजूद आप लोग जानते हैं जापान एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है ना। लोकतंत्र है वहां पे। अलग बात है कि वहां पर संवैधानिक राजतंत्र है। फिर छोटे कंट्री में अगर देखा जाए तो एक कंट्री है मोनाको। इसका संविधान जो है वो सबसे छोटा संविधान है। इसमें कहा जाता है कि इसके संविधान में 3800 वर्ड है। फिर यहीं पर एक सवाल उठता है कि जो सबसे ओल्डेस्ट संविधान का, तो एक कंट्री का नाम आता है सैन मेरिनो, है ना। उसके संविधान को सबसे सबसे ओल्डेस्ट संविधान माना जाता है। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, है ना। बात करते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास, है ना। ठीक है, तो पहले जो प्राचीन काल था उस समय तो अलग व्यवस्था था। आधुनिक काल में जब अंग्रेज लोग का भारत आगमन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ, और जैसे जैसे भारत में वो लोग साम्राज्य विस्तार करते गया, है ना, अब और यहाँ पर चारों तरफ बसते गया, तो धीरे धीरे जो है वो अपने ब्रिटिश परंपरा के आधार पर यहाँ पर कानून का विकास करना वो लोग शुरू किया। तो भारत में जो आज संविधान देख रहे हैं ना, बेसिकली इसका एक लंबा इतिहास है ना। लंबा इतिहास रहा है और धीरे धीरे कई, एक तो ब्रिटिश शासन के द्वारा कई कानून बनाया गया, उससे प्लस जो हमारा संवैधानिक जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें जो आदर्श था, जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे और जो उनका लक्ष्य था अपने राष्ट्र को लेकर के, प्लस दुनिया के अन्य कई देश जिनके संविधान में अच्छा अच्छा बात था, सबको लेकर के हमारा संविधान जो है वो बनाया गया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि भारत में ब्रिटिशर्स लोग जो था, अंग्रेज लोग जो था, वो लोग कैसे यहाँ पर कायदा, कानून, नियम, ये सब का यहाँ पर डेवलपमेंट किया, है ना। तो एकदम हम लोग शुरुआत करते हैं शुरू से। तो देखिए, अगर मोटा मोटी बात किया जाए कि अंग्रेज के द्वारा जो भारत में कानून बनाया गया, उसको मोटे तौर पर 4 भाग में बांट सकते हैं। 4 प्रकार का कानून है। एक तो रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, दूसरा चार्टर एक्ट है, फिर एक इंडिया काउंसिल एक्ट है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ठीक है, चारों में माइन्यूटली हल्का हल्का अंतर है। बेसिकली अगर बात किया जाए रेगुलेटिंग एक्ट का, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था ना, वो ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, उसका भारत में जो काम था ना, उसको नियंत्रित और विनियमित करने के लिए इसको लेके आया गया था। क्या बोलते हैं, इस कानून को लेके आया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से एक है चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट में क्या था कि बेसिकली ये कंपनी को ना
कंपनी को इसमें वो किया गया था कि आप जो है वो आपका जो कार्यकाल होगा भारत में वो फिक्स होगा, कुछ खास समय के लिए होगा, जैसे 20 साल के लिए चार्टर दिया जाता था। ठीक है। इसके अलावा चार्टर एक्ट में और एक चीज जोड़ दिया गया था कि इसके द्वारा कंपनी को ना एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था कि आप बस केवल प्रशासन से जुड़े रह सकते हैं, वाणिज्यिक काम आप नहीं कर सकते हैं, मतलब दोनों में सेपरेट कर दिया गया था। फिर जो तीसरा टाइप का कानून था जिसको हम लोग काउंसिल एक इंडिया काउंसिल एक्ट बोलते हैं, ये बेसिकली गवर्नर जनरल में जो मेंबर लोग था उसको जोड़ने वगैरह वगैरह से संबंधित था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें बेसिकली ये था कि भारत का शासन जो है वो कैसे चलाया जाए, इसके बारे में ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर कानून पारित किया गया है ना। 1935 का अधिनियम सबसे फेमस है। ठीक है। तो हम लोग इन सबके बारे में बात करेंगे विस्तार से। शुरुआत करते हैं हम लोग 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट से, है ना। ठीक है। तो अभी फॉन्ट थोड़ा सा फटा हुआ है, कल से कोशिश करेंगे कि इसको और क्लियर रखें, है ना। तो जो भी है इसी को शुरुआत करते हैं। तो देखिए पीछे लिखा हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना। तो इसमें बेसिकली क्या है, थोड़ा सा हट जा रहा है ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। इस कानून में जो मुख्य बात है ना वो ये है कि पहली बार जो है ना वो कंपनी को ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन लाया गया। ठीक है। क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी? व्यापारी का समूह था और ये लोग दुनिया के हर देश में फैल करके अपना व्यापार करता था, फिर कब्जा करता था और अपने हिसाब से मनमानी करता था। ठीक है। अत्याचार करना, लूटपाट करना वगैरह वगैरह इस तरह का काम करता था। तो ब्रिटिश संसद जो है पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के काम पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया। ठीक है। बोला गया कंपनी को कि देखो भाई, तुम पूरब में इंडिया के साथ व्यापार कर रहे हो, अच्छी बात है, व्यापार करो आप, लेकिन आपका जो कंपनी का जो फंक्शन होगा ना उसके लिए हम कुछ गाइडलाइन बनाएंगे, उसको फॉलो करना होगा। ये भी जान लीजिए हुआ क्या था ना कि 1773 के पहले जो था ना, एक मिनट हम थोड़ा इसको क्लियर करते हैं ना, वो अंग्रेज लोग था ना वो भारत के कई क्षेत्रों में फैला हुआ था। इधर बंबई वाला एरिया था, है ना, यहाँ बंबई था, यहाँ मद्रास था, यहाँ कोलकाता वाला एरिया था। इस तरह से मतलब अलग अलग एरिया में बटा हुआ था। हर प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर हुआ करता था। ठीक है। था सब इंग्लैंड का, लेकिन यहां पर इनमें आपसी समन्वय नहीं पाया जाता था। ठीक है। तो वाद विवाद नहीं हो, आपसी समन्वय बना रहे, व्यापार इनका ठीक से चले, कायदा कानून से काम करे, यही सबको लेकर के जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया 1773 का। ठीक है। 1773 का जो रेगुलेटिंग था इसमें तय किया गया कि अब जो तीन प्रेसिडेंसी है ना, तीनों प्रेसिडेंसी पर जो डोमिनेंस होगा, जो प्रभुत्व होगा, वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी वाले गवर्नर का होगा। और अब जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी का गवर्नर होगा उसको गवर्नर नहीं कहा जाएगा, उसको गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है। वारेन हेस्टिंग जो थे वो बन गए पहले गवर्नर जनरल, और इनको दे दिया गया डोमिनेंस मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी पे भी। ठीक है। ऑन पेपर तो ऐसा हुआ, ठीक ना। बाद में ये अलग बात है, इतिहास में हम लोग बात करेंगे कि थोड़ा इसको लेकर भी विवाद चला, है ना। फिर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को भी डायरेक्ट किया गया कि भैया ऐसा है कि आप एक परिषद के माध्यम से काम करेंगे जिसको गवर्नर जनरल काउंसिल कहा गया। ठीक है। इस काउंसिल में 4 मेंबर होंगे और एक गवर्नर जनरल होगा। ठीक है। जो काउंसिल काम करेगी वो बहुमत के आधार पर काम करेगी। ठीक है। ये बोला गया, गवर्नर जनरल काउंसिल का गठन किया गया। ठीक है। और जो काम करेगी वो कैसे काम करेगी, वो आपसी सहमति या बहुमत के आधार पर करेगी, बहुमत के आधार पर काम करेगी। ठीक है। चलिए, फिर इसी एक्ट में मेन बात क्या था कि इसी कानून के आधार पर कलकत्ता में ना एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, है ना। ध्यान रहे, वो जो आज का सुप्रीम कोर्ट है ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट था कि भारत में जो अंग्रेज लोग बसा हुआ है, ये लोग अगर आपस में झगड़ा करता है तो कहां जाएगा केस करने, है ना। ठीक है। क्योंकि अंग्रेज लोग अपने आप को थोड़ा अलग मानता था, श्रेष्ठ मानता था, अपने आप को ब्रिटिश कानून से शासित मानता था, ठीक ना। और भारत में तो राजा महाराजा को हरा ही चुका था, ठीक ना। तो वो लोग अपने लिए एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया, ठीक है ना। क्योंकि 3 प्रेसिडेंसी फैला हुआ था यहाँ पर, मद्रास में भी, बंबई में भी और कलकत्ता में भी। तो अगर अंग्रेजों का कोई झगड़ा होता है तो उनका जो केस होगा वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट में उसका सुनवाई होगा। तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया इसके द्वारा। हाँ, ये अलग बात है कि भारतीय लोग भी उस कोर्ट में जा करके अपना केस दायर कर सकते थे, लड़ सकते थे। एलिजा इम्पे को इसका चीफ जस्टिस बनाया गया था। ये मेन बात है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं ना। और एक खास बात यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में तीनों प्रेसिडेंसी में जो व्यापारी लोग, जो कर्मचारी लोग था ना, वो लोग कुछ निजी व्यापार भी करता था, उसको भी कंट्रोल किया गया कि भाई देखिए ऐसा है कि आप लोग पर्सनल जो है वो व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का प्रोविजन था 1773 के रेगुलेटिंग के बारे में, है ना। आगे हम लोग कल अपलोड करेंगे आगे वीडियो, तो थोड़ा सहयोग दिखाएं आप लोग, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल, धन्यवाद।